नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज कक्षा 10 सामाजिक जीवन भाग 7 में पाठ 2 संघर्षकालीन भारत में सैयद वंश की चर्चा करेंगे। हम संतलत काल को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया, फिर खिलची वंश को पढ़ लिया, फिर खिलची के बाद हमने तुगलक वंश को पढ़ लिया। आज हम सैयद वंश को पढ़ेंगे। तो किस तरह सैयद वंश का शासन दिल्ली पे होता है, तो इसकी चर्चा हमने कल जब तुगलक वंश को पढ़ रहे थे, तो उसमेमें जो अंतिम शासक था जिसको तैमूर लंग ने पराजित कर दिया था और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था 1398 में। तो यहाँ हम 1400 देखो, कल 1398 में तैमूर लंग भारत आता है और अंतिम तुगलक शासक को पराजित कर वह दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो इस सैयद वंश का प्रारंभ होता है 1414 से। तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको ये जो तैमूर लंग होता है, तैमूर लंग ये क्या करता है, ये भारत पे शासन करने की नीति से नहीं आता है, ये केवल भारत को लूटने आता है। तो 1398 में ये दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, लेकिन वो वहां पर शासन नहीं करता। और ये क्या करता है, अपने प्रतिनिधित्व के रूप में, यानी तैमूर लंग तो दिल्ली पर अधिकार करके वापस चला जाता है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व के रूप में वो खिज्र खां को नियुक्त करता है, खिज्र खां। और आगे चलकर ये खिज्र खां ही दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना करेगा। यानी आगे चलकर खिज्र खां ही, यानी कब 1414 में ये दिल्ली का शासक बनता है और वहां पर सैयद वंश की स्थापना करता है। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो टाइम पीरियड है, इस गैप में केवल दिल्ली का जो शासक था खिज्र खां, वो तैमूर लंग, जो तैमूर लंग है उसका प्रतिनिधित्व था, यानी प्रतिनिधित्व। ये केवल प्रतिनिधित्व मात्र था, इसलिए इसको शासनकाल जब ये वास्तव रूप में अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है, तो वो समय होता है 1414। अतः हम कह सकते हैं दिल्ली पर सैयद वंश का प्रारंभ 1400 से 14 तक माना जाता है। तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अभी हम लिखेंगे कि दिल्ली पर अपना अधिकार करके तैमूर लंग वापस अपने जहां से आया था वहां चला जाता है और अपने प्रतिनिधित्व के रूप में इसको नियुक्त करता है खिज्र खां को, और ये खिज्र खां ही अगला शासक दिल्ली का बनता है और इसी के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ मैं लिखता हूं, तैमूर लंग द्वारा दिल्ली को विजित कर उस पर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करता है। तो अब यहां बात आती है खिज्र खां, यानी अगला पॉइंट है खिज्र खां। हम किसको पढ़ रहे हैं, खिज्र खां को पढ़ रहे हैं। खिज्र खां 1414 में अपने आप को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त करता है और यहीं से दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना
मानी जाती है। आ गया होगा आपको समझ में। यहीं से दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना मानी जाती। तो कह सकते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन होगा, तो कौन होगा वो आपको समझ में आ गया। वो खिज्र खां था। अब इसके बारे में हमें ये लिखना है कि यह शासक बनने के बाद किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करता है तथा सिक्के भी जारी नहीं करता है। देखो यहाँ मैंने लिखा जो इसका तीसरा पॉइंट था, ये शासक बनने के बाद किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करता। आपने देखा होगा कि जब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे तो जो भी शासक बनता है एक भारी भरकम उपाधि धारण करता है, लेकिन ये एकमात्र शासक था दिल्ली सल्तनत का जो किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करता। और ना ही हमने आगे देखा कि बहुत से शासकों ने अपने सिक्के चलाए, अपने नाम भी उस पर लिखा है, किसी ने अपने पुत्र का, स्वयं का चित्र वगैरह, लेकिन इसने किसी भी प्रकार के सिक्के जारी नहीं किए। तो इसके बारे में हमें इतना सा याद रखना है, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। 1414 में दिल्ली का शासक बनता है। फिर यह इसकी जो मृत्यु होती है 1421 में, यानी इसकी मृत्यु कब हो जाती है 1421 में। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा जो शासक बनता है वो मुबारक शाह होता है। यानी खिज्र खां के बाद जो शासक आपको दिख रहा है कौन है वो मुबारक शाह। तो हम पढ़ते हैं मुबारक शाह को, तो मुबारक शाह के बारे में ज्यादा नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि दिल्ली का सुल्तान बनता है तो उसके बाद ये सर्व शाह की उपाधि धारण करता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपने ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम कौन सा शासक पढ़ेंगे, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह के बारे में मैंने बता दिया कि शासक बनने के बाद ये इसका जो शासन काल है 1400 से 14 और कहाँ तक रहता है 1421 तक। इसका रहेगा 1421 से 1434 तक। कहाँ तक रहता है 1400 से 1434 तक इसका शासन काल रहता है। अब हम पढ़ते हैं मुबारक शाह के, मुबारक शाह को पढ़ेंगे। इसके शासक इसने शासक बनने के बाद सर्व शाह की उपाधि धारण करता है। सर्व शाह की उपाधि धारण कर लेता है। फिर इसके बारे में इतना सा ध्यान रखना है कि मुबारक शाह खिज्र शाह के बाद शासक बनता है और इसका जो कार्यकाल होता है 1421 से 1434 तक होता है। फिर ये जब शासक बनता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्व शाह की उपाधि धारण करता है। अब जो शासक आता है अगला, ये आलम शाह है। इसका शासनकाल 1451 तक रहता है। 1451 तक इसका शासन रहता है और इसके लिए हम पढ़ेंगे यह सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। इसकी ये विशेषता है कि किसी ने इसको हराया नहीं, ये स्वयं अपने आप स्व इच्छा से दिल्ली की गद्दी को छोड़ देता है। तो इसके लिए ये लिखना है
शासक होता है जो स्वेच्छा पूर्वक दिल्ली की गद्दी यानी राजा के पद से ये हट जाता है, छोड़ देता है। इतना सा ध्यान रखना है। यहाँ अब दिल्ली पर अंतिम शासक है और अंतिम शासक होने के साथ इसने गद्दी छोड़ दी, इसका मतलब यहाँ सैयद वंश क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो सैयद वंश के बारे में हमने ये 3 शासकों के लिए पढ़ा है। अब इसके बाद जो अगला वंश आएगा वह हम पढ़ेंगे, जो अगला वंश आएगा वो लोधी वंश पढ़ेंगे। यानी जब इसकी गद्दी छोड़ने के बाद वह लोधी दिल्ली का शासक बनता है और लोधी वंश की स्थापना करता है। तो हम लोधी वंश को पढ़ते हैं। तो लोधी वंश का जो अगला वंश आता है, लोधी वंश आता है। अरे दिल्ली पर 1451 से 1526 तक शासन इसका रहता है। फिर इसके बाद मुगल शासक आ जाते हैं, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो लोधी वंश का जो प्रथम शासक होता है वो बहलोद लोधी होता है, जिसका शासनकाल 1451 से 1489 तक रहता है। देखो हमने इससे पहले सैयद वंश की चर्चा की थी। सैयद वंश का जो अंतिम शासक होता है आलम शाह, वो क्या करता है, अपनी स्व इच्छा से दिल्ली की गद्दी छोड़ देता है। फिर दिल्ली की गद्दी छोड़ने के बाद अगर मान लो कोई दिल्ली का शासक है, गद्दी खाली है, तो वहाँ हर कोई वहाँ का शासक बनना चाहेगा। तो उस समय लोधी क्या करता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। और दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद ही वहाँ पर दिल्ली पर लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये लिखते हैं, लिखेंगे इसमें आलम शाह द्वारा शासन त्याग करने पर बहलोल लोधी दिल्ली का अगला शासक बनता है। समझ में आ गया? तो लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी। आलम शाह जैसे ही अपना पद त्याग करता है तो लोधी दिल्ली का अगला शासक बनता है। अतः दिल्ली पर तुर्की कर दो, तुर्क यानी इससे पहले जो भी मुस्लिम थे वो तुर्क थे। हमने लोधी वंश से पहले जैसे मुगल गुलाम वंश पढ़ा, खिलची वंश पढ़ा, तुगलक वंश पढ़ा, सैयद वंश पढ़ा, ये सब तुर्क मुस्लिम थे। अतः दिल्ली पर तुर्क शासकों की जगह पहली बार, और ये जो लोधी थे ये अफगान के थे। अफगान शासकों का शासन होता है। तो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली पर इससे पहले लोधी वंश से पहले तुर्क मुस्लिमों का शासन रहता है, लेकिन लोधी वंश के बाद लोधी कहाँ के रहने वाले थे? अफगान के रहने वाले थे। तो यहाँ पर अफगान शासकों का शासन होता है। तो ये आपको जैसे ही लोधी दिल्ली का शासक बनता है तो वहाँ पर अफगान सत्ता स्थापित हो जाती है। तो हमें पहली जो बात याद रखनी है बहलोल लोधी की कि दिल्ली का शासक बनता है, अफगान शासक होता है। इसके बाद यह शासक बनने के बाद ये एक अभियान करता है जिसमें यह असफल रहता है। यह शासक बनने के बाद जौनपुर के शासक जिसका नाम होता है महमूद, जिसका नाम यहाँ पे होता है महमूद शाह सर्की, महमूद शाह सर्की के
दिल्ली अधिकार की योजना को असफल करता है अर्थात यह असफल नहीं रहा। इसके द्वारा एक जौनपुर का शासक होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद शाह सरकी। वो क्या करता है, वो दिल्ली पर अधिकार करने के चक्कर में रहता है, लेकिन ये शासक बनते ही बहलोल लोधी वो उसकी योजना को क्या कर देता है, असफल कर देता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 38 वर्षों के शासन काल के बाद 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने ये बहलोल लोधी को पढ़ लिया, किस तरह वह शासक बना और फिर उसने जौनपुर के शासक की योजना का विफल बना दिया। फिर 38 वर्ष तक ये शासन पर रहता है। 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम शाह शासक बनता है। आपको दिख रहा होगा निजाम शाह शासक बनता है, जिसका समय रहता है यानी कब से कब तक शासन करता है, 1489 से 1517 तक वह शासक बनता है। इसके मैंने यहाँ पोस्टर में लिख कर रखा है सिकंदर शाह, यानी निजाम शाह जब शासक बनता है तो सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम सिकंदर शाह को पढ़ सकें। तो सिकंदर शाह के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, तो डायरेक्ट हम पढ़ते हैं कि सिकंदर शाह निजाम शाह 1489 में सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली का शासक बनता है। यहाँ तक ध्यान रखना है। एक चीज तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, इसका जो साम्राज्य विस्तार था, इसका साम्राज्य कहां तक फैला होगा। एक है तिरहुत, बिहार एवं बंगाल तक फैला हुआ था। एक आपको ध्यान में रखना है, आपने नाम सुन रखा होगा आगरा शहर इसी ने बसवाया था, लेकिन उसके पीछे से क्या उद्देश्य था। इटावा, बयाना, धौलपुर व ग्वालियर को नियंत्रण में रखने के लिए 1507 में आगरा शहर की स्थापना करता है। यानी इसका आगरा शहर बताने के पीछे वे इटावा, बयाना, धौलपुर और ग्वालियर पे क्या करना चाहता था, नियंत्रण, यानी उनको अपने अधीन रखने के लिए और नियंत्रण करने के लिए आगरा शहर इसने बसवाया। तो इसकी फिर अगली हमें जो लास्ट है और इम्पोर्टेंट है, इसकी न्याय प्रबंध व राजस्व सुधार, इसके यहाँ लिखता हूं, इसके
न्याय प्रबंध और राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। यानी इसके द्वारा न्याय क्षेत्र और राजस्व में जो कार्य किए गए वो प्रसिद्ध है। इसके द्वारा भूमि नाप की एक इकाई गज, जिसमें कितने होते थे 30 इंच गज चलाई गई, जो इतिहास में आपको दिख नहीं रहा होगा, लास्ट है। इतिहास में सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक भूमि नापने की इकाई होती है गज, जो इसके द्वारा चलाई गई थी गज। अब जो इतिहास में क्या होती है, सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध होती है, और इसकी जो लंबाई होती है 30 इंच होती है। हमने यहाँ पर सिकंदर साहब का अध्ययन कर लिया। लगभग आपको इसके सभी चीजें याद रखनी है। ये शासक के रूप में लोधी वंश में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है किस तरह ये कौन सी उपाधि धारण करता है, इसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, आगरा शहर इसने बसाया था, और इसके राजस्व और न्याय प्रबंध इसके प्रसिद्ध रहे। फिर इसके द्वारा भूमि नाप की एक इकाई बनाई गई गज के नाम से, जो इतिहास में सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध होती है। अगला शासक आता है इब्राहिम लोधी, जो इसका वंश का अंतिम शासक होता है। यहाँ फिर लोधी वंश खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ लोधी वंश के साथ संतुलित काल भी पूरी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो अगला जो टॉपिक है अपना इब्राहिम लोधी, उसका अध्ययन कर लें। तो सबसे पहले तो आपको इसके 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोधी। कौन रहेगा, इब्राहिम लोधी। ये प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन रहता है, वो भी इब्राहिम लोधी। यानी इसके बाद दिल्ली पर सल्तनत काल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसकी जगह फिर मुगल काल चलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बाबर आता है, बाबर के हाथों इसकी हार होती है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं जो अंतिम शासक है आपका इब्राहिम लोधी। तो यहाँ लिख सकते हैं सल्तनत व लोधी वंश का अंतिम शासक। एक चीज तो ये लिख सकते हैं सल्तनत काल का अंतिम और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन होता है, इब्राहिम लोधी। इसके शासन काल की हम बात करें, इसका शासन काल होता है, ज्यादा नहीं रहता भाई। ये निजाम शाह सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी शासक बनता है, यानी 1517। यानी 1517 में निजाम शाह सिकंदर शाह की मृत्यु हो जाती है। वो बताया नहीं था, लेकिन यहाँ इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1517 के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, और 1526 तक इसका शासन काल रहता है। यानी यहाँ बाबर इसको हरा देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो पहले तो सल्तनत और लोधी वंश का अंतिम ये शासक होता है। फिर इसके बाद हमें याद रखना है कि 1517 व 18 में युद्ध होता है इसका युद्ध राणा सांगा। नाम सुना होगा, अपने राजस्थान के ही राजपूत शासक होते हैं राणा सांगा, अर्थात महाराणा प्रताप के ये वंशज होते हैं। राणा सांगा के साथ हुआ, जिसमें इसकी यानी किसकी, इब्राहिम लोधी की हार होती है।
तो यहाँ कहा जा सकता है कि राजस्थान का एक शासक था, राजपूत शासक, जिसका नाम था राणा सांगा, जिसने दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर दिया था। तो 1718 में इसके साथ युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, जिसमें इसकी क्या हो जाती है, हार होती है। क्या होती है, इसकी हार होती है। फिर 1526 में इसका युद्ध बाबर से होता है, जिसमें इसकी हार होती है। 1526 में इसका युद्ध बाबर से होता है, जिसमें इसकी हार होती है। यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है 1526 में, और उस युद्ध में बाबर की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। यानी दिल्ली पर अधिकार बाबर का हो जाता है, सिद्ध हुआ। तथा यहीं से अब दिल्ली को या भारत को, यहीं से दिल्ली में मुगल काल प्रारंभ होता है। तो जो इब्राहिम लोदी का इसका शासनकाल जो युद्ध करने में चल गया, हमने केवल इसके बारे में 2 युद्ध पढ़े। एक तो राणा सांगा के साथ, जो ये राणा सांगा आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, राजस्थान का शासक था ये शासक, ठीक है। अब इसमें आपकी बुक्स में दी हुई 1718 में वो दे नहीं लिखा, लेकिन इसके साथ 2 युद्ध होते हैं। एक तो खातोली का युद्ध होता है, ऐसे युद्ध होते हैं। इनमें दोनों में ही राणा सांगा विजित रहता है कि 1526 में ये बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाता है, और यहीं से मुगल काल प्रारंभ होता है। तो हमने यहाँ लिखा कि सल्तनत काल और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन होता है, इब्राहिम लोधी। अब इसके बाद मुगल काल प्रारंभ होगा, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, वीडियो को लाइक करना नहीं भूले।